ओके, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। देखो ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये चीजें समझाऊंगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड देयर रिलेशन विद लॉ, कस्टम्स एंड गवर्नमेंट एंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। तो ये है पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहां से समझ नहीं आया, मुझे भी पता है, मैं आपको बताता हूं। सॉरी सॉरी। तो लिख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कह रहे हैं कि एक तरीके की स्टडी है, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन दोनों से अलग एक और आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन है, वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी वो डिसिप्लिन, वो जो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, वो क्या स्टडी करता है? वो स्टडी करता है प्रोडक्शन और ट्रेड। प्रोडक्शन एक साइड रखो, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें, प्लस ट्रेड। ट्रेड आपको पता है कि व्यापार, ठीक है, अंदरूनी बाहरी सारे, एंड दे रिलेशन विद लॉ, कस्टम्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि प्रोडक्शन और ट्रेड का रिलेशन क्या है? लॉ के साथ, गवर्नमेंट के साथ। अच्छा ठीक है, आगे क्या है? एंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो पहला, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक तरीके की क्या है? स्टडी है। जो किस चीज को स्टडी करती है? जो स्टडी करती है जी ट्रेड, जो हमारा ट्रेड और प्रोडक्शन है, और ट्रेड प्रोडक्शन का रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है लॉ और गवर्नमेंट के साथ। पहला इसका ये फील्ड है जिसकी ये स्टडी करती है। और दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि जिसकी ये स्टडी करती है वो ये है कि जो नेशनल इनकम है, जो नेशन की वेल्थ है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, या पैटर्न क्या है जिस तरीके से होती है, उसकी स्टडी ये करती है। आई होप आपको बेसिक चीज क्लियर हुई हो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते किसे हैं। अभी ये एक पॉइंट है, आगे और पॉइंट्स निकल कर आएंगे आपके लिए और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द अर्लीस्ट वर्क्स, आप कह सकते हैं शुरुआती जो कुछ बुक्स लिखी गई ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आर यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू द ब्रिटिश स्कॉलर्स। किसके साथ जुड़ी हुई है? ये ब्रिटिश स्कॉलर थे। कौन? एडम स्मिथ, ठीक है, थॉमस माल्थस और डेविड रिकार्डो। आप कह सकते हैं कि ये वो स्कॉलर्स थे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में लिखना शुरू किया स्टार्टिंग में। ये तीन नाम अपने याद रखने, स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो। यही नहीं कि एडम स्मिथ से ये शुरू होता है, नहीं, इससे पहले कोई बात करता था, देख लेते हैं। ऑल्दो, हालांकि, they were preceded by the work of the French physiocrats such as Francis Quincy, एने रॉबर्ट, जैक्यूस टर्गेट। देखो कहा जा रहा है कि पायोनियर माना गया कि हु आर कंसीडर्ड टू बी पायोनियर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, दे आर एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस एंड डेविड रिकार्डो। ऑल्दो, हालांकि, उनसे पहले भी, ठीक है, उनसे पहले भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में लोग लिखते थे जो फ्रेंच फिजियोक्रेट्स हैं, जैसे कि फ्रैंकिस क्विनी, एने रॉबर्ट जो भी कहो, और जैक्विस टर्गेट। सो कहा जा रहा है कि ये जो स्कॉलर्स हैं, दी स्कॉलर्स वर ऑल्सो राइटिंग, they wrote about political economy but in a systematic manner. Adam Smith, Malthus and Ricardo were very first scholars who wrote systematically about political economy approach, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हो। अभी मैं आपको चीजें ये भी बताना चाहूंगा यहां पे कि आप लोग, हम हमेशा, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है, हाँ जी, हमें सर समझ में आ गया पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच किसे कहते हैं, है ना। तो ये मैं आपको बताऊं, बहुत बेसिक चीज है, ये एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछी जाएगी, तो इसलिए आपको तो ये चीज याद रखना कि एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे 2007, 2008, 2009, 2010 में, है ना। अभी 2020 आ चुका है, पिछले 12-13 सालों से यूजीसी, कभी सीबीएसई, तो कभी एनटीए नेट का पेपर कंडक्ट कर रहा है। तो अभी आप कह सकते हैं लेवल बढ़ चुका है। तो अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? बुक से जुड़े हुए, स्टेटमेंट से जुड़े हुए, ठीक है, और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही है ना। तो आपने याद रखना है कि कौन सी बुक किस स्कॉलर की है,
कौन सी स्टेटमेंट किस स्कॉलर ने कही है, कौन सा कंसेप्ट किस स्कॉलर से जुड़ा हुआ है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपने बेसिक चीजें, जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ लिए हैं, तो बेसिक कंसेप्ट पर भी आप कह सकते हैं बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सबसे जरूरी क्या है कि अभी वो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो सिर्फ याद करने से आते हैं, तो याद करना भी शुरू कर दो चीजों को। ओके, नेक्स्ट है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ बुक लिखते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, ये पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है। दिस बुक इन दिस बुक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमी सुपरिटेंडेंसी, आप कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि पहली बुक थी जिसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को जोड़ के सामने रखा गया। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच यहीं से निकलती है ना। उसके बाद है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो की बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817। फिर है हमारे कार्ल मार्क्स जिनकी बुक आती है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844। फिर है जेस मिल्स की बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। तो ये बुक्स के नाम आपने याद रखने। देखो रिकार्डो की भी क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनकी भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन साथ में एंड टैक्सेशन रिकार्डो किया, इन्होंने टैक्सेशन की बात नहीं की, ठीक है। तो ये बुक्स के नाम आपने याद रखने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर टाइम इन बुक्स के नाम तो याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हो। सो नेक्स्ट क्या है, द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, कौन, सर जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है, इनका नाम है जेम्स स्टुअर्ट। तो फोर्थ बोनापार्ट डेनहम, हुज इंक्वायरी, उनकी बुक है इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1767 इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्क इन इंग्लिश ऑन इकोनॉमिक्स। ये चीज याद रखना कि इकोनॉमिक्स के ऊपर ये पहली बुक मानी जाती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अपीयर्ड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, देखो ये इकोनॉमिक्स के ऊपर पहली बुक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। Political economy appeared as a separate field of study in the mid 18th century, mostly as a reaction to mercantilism। और भाई mercantilism क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। When the Scottish philosophers एडम स्मिथ, बात आ गई ना, एडम स्मिथ ने सबसे पहले बुक्स लिखी, डेविड ह्यूम, ठीक है, ओके। उसके बाद है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट फ्रैंकिस क्विनी began to approach this study in systematic rather than fragmentary terms, ओके ओके। तो नेक्स्ट है दे टुक अ सेक्युलर अप्रोच, आप कह सकते हैं सेक्युलर अप्रोच फॉलो करते हैं, रिजेक्टिंग टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर नहीं बात करेंगे एंड पावर इन टर्म्स ऑफ गॉड्स विल। आपको पता ही है कि उस टाइम पे क्या होता था, पोप के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को डिफाइन करते थे कि ईश्वर क्या चाहता है, पोप क्या चाहते हैं, गॉड क्या चाहता है, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, वो चीज सही है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी कहेगी वो चीज को हम सही मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पावर किंग को देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहां पे इन्होंने पहली बार बात की कि हम सेक्युलर रहेंगे, हम क्रिश्चियनिटी या पोप को फॉलो नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम आप कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे एंड इंस्टेड अपीलिंग टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल नेचुरल एंड सोशल फैक्टर्स एंड द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर सारी चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए, ना कि गॉड की विल के ऊपर जैसा माना जाता था। तो पहली बारी सेक्युलर, तो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच आई उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि वो सेक्युलर थी, गॉड के प्रिंसिपल को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में रिजेक्ट करती थी। आगे क्या है, इंडीड स्मिथ्स लैंडमार्क वर्क, स्मिथ का जो लैंडमार्क वर्क है वेल्थ ऑफ नेशंस एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 विच प्रोवाइडेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बात हमने पहले बात कर ली, एक्सप्रेसेस इन इट्स टाइटल द ब्रॉड स्कोप ऑफ अर्ली पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये बातें अलग है, ये इतना जरूरी नहीं है बुक के बारे में, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि बुक को फर्स्ट माना गया। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑल्दो, हालांकि द फील्ड इटसेल्फ वाज न्यू, उस टाइम पे न्यू थी,
सम ऑफ द आइडियाज एंड अप्रोचेज इट ड्रू अपॉन वर सेंचुरीज ओल्ड। देखो वैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एक नई अप्रोच थी, एक नया आइडिया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो इसके आइडियाज थे, जो इसकी थ्योरीज थी कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, ये सेंचुरीज ओल्ड है, बहुत पुरानी चीजें हैं। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअलिस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, अभी किससे इन्फ्लुएंस्ड थी? इंडिविजुअलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस होब्स एंड जॉन लॉक। तो जॉन लॉक और होब्स का जो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिस्ट ओरिएंटेशन था, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो उनका व्यक्तिवाद था, तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है एडम स्मिथ की, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वो इन्फ्लुएंस्ड है थॉमस होब्स और जॉन लॉक के व्यक्तिवाद से। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है भाई कि इन्फ्लुएंस किसका था, है ना, तो ये भी हमें याद रखना है। और किसका इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस वाली ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? रियल पॉलिटिक ऑफ द इटालियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट निकोलो मैकाइवली। रियल पॉलिटिक क्या होता है वो भी देखेंगे। एंड द इंडक्टिव मेथड ऑफ द साइंटिफिक रीजनिंग इन्वेंटेड बाय इंग्लिश फिलोसोफर फ्रैंकिस बेकन। तो फ्रैंकिस बेकन के इंडक्टिव मेथड से भी, अभी सारी चीजें लिख लेते हैं, है ना, तभी हमें याद रहेगा। ओके, सो हमने जरूरी चीजें राइट डाउन कर ली कि जो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म था पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में, जो इंडिविजुअलिज्म था वो हमने इंडिविजुअलिज्म से हम इन्फ्लुएंस्ड थे, जॉन लॉक और थॉमस होब्स के इंडिविजुअलिज्म से हम इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। मैकाइवली के रियल पॉलिटिक्स से हम इन्फ्लुएंस थे। रियल पॉलिटिक क्या होता है? रियलिज्म, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, है ना, कि आप कह सकते हैं कि जो हर एक स्टेट है, हर एक आप कह सकते हैं कि बड़ी पोस्ट है, स्टेट है, जो आप स्टेट्समैन है, वो किसके लिए काम करता है? वो खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, किसी प्रिंसिपल को फॉलो कभी भी नहीं करता, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ये रियल पॉलिटिक का आइडिया बेसिकली, इससे वो इन्फ्लुएंस्ड थे कि हमें हर एक इंसान खुद के लिए काम करता है, ऐसे चीज। फ्रैंकिस बेकन का इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि इंडक्टिव मेथड में हम आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास पहले से आप कह सकते हैं कि पहले हमने कुछ बेसिक चीजें ड्रॉ करी और उसके बाद हम उसमें से आप कह सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो इस तरीके से होता है ना। तो बेसिक चीजों से प्रिंसिपल बनाना, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उस टाइम की जरूरतें थी लोगों की, उनको हमने बेस बना के कोई प्रिंसिपल बनाया। बल्कि हमने तो ये कोशिश की कि कोई प्रिंसिपल ना ही बनाया जाए, कोई थ्योरी ना ही बनाया जाए, लोगों की जो उस समय की नीड्स है उस टाइम की, उसको ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाई जाए, ठीक है। तो ये एक इंडक्टिव मेथड था फ्रैंकिस बेकन का, जिन्हें ये फॉलो कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओके तो जो इंडिविजुअलिज्म हमें दिखता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की, वो हमने जॉन लॉक और थॉमस होब्स से इन्फ्लुएंस होकर लिया। जो रियल पॉलिटिक रियलिज्म के आइडियाज हैं, हम कोई आइडियलिस्ट नहीं थे, हम रियलिस्ट थे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच लिखते हुए। जब हम रिकार्डो और एडम स्मिथ के दिमाग से सोचते हैं तो वो हमने किससे लिया? तो वो मैकाइवली का आइडिया से लिया। फ्रैंकिस बेकन से हमने इंडक्टिव मेथड लिया पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में, जिसे हमने अपनाया। ओके तो आई होप आपको अभी ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके व्हाट वी हैव नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है फिजियोक्रेसी। पहले आया था ना फ्रेंच फिजियोक्रेट्स, ऐसे आया था ना वर्ड कि जो फ्रेंच फिजियोक्रेट्स थे, तीन नाम यहाँ पे आए थे ना, कि उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड थे। यहाँ पे फ्रेंच फिजियोक्रेट्स फ्रैंकिस क्विंसी, रॉबर्ट एने रॉबर्ट, जैक्यूस टर्गर, जो मैंने आई होप आपने लिखे होंगे। तो यहाँ पे फिजियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंच फिजियोक्रेट्स फ्रॉम द ग्रीक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेचर, ठीक है, इज एन इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आप कह सकते हैं जो फिजियोक्रेसी है, जो थ्योरी है, ये स्कूल है, डेवलप किसके द्वारा किया गया? इकोनॉमिक थ्योरी किसके द्वारा डेवलप की गई? 18th सेंचुरी में डेवलप की गई फ्रांस में। हु बिलीव्ड दैट, क्या ये बिलीव करते थे, ठीक है, that the wealth of the nations was derived solely from the value of land agriculture और land development। अगर हम लैंड के एग्रीकल्चर और लैंड को डेवलप करेंगे तो उसी से वही चीज होती है वैल्यू, एक स्टेट की वैल्यू, स्टेट की आप कह सकते हैं मेन इकोनॉमिक वैल्यू वहीं से निकलती है। एंड दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शुड बी हाईली प्राइस्ड, जितना इनका ज्यादा प्राइस होगा स्टेट उतनी ही इकोनॉमी ऊपर जाएगी। देखो ये इकोनॉमिक्स का आप कह सकते हैं कि आइडियाज हैं, तो इनमें हमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फिजियोक्रेसी का मतलब है कि एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी।
Their theories oriented in France and were most popular during the second half of 18th century. Physiocracy is one of the first well-developed theories of economics. तो ये चीज आपने याद रखनी है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, हमें इतना जरूरी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये एक तरीके की थ्योरी है। सो नेक्स्ट क्या है, तो एडम स्मिथ coined the term मर्केंटाइल सिस्टम की उन्होंने बात की, टू डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट साउट टू एनरिच द कंट्री बाय रिस्ट्रेनिंग इंपोर्ट्स एंड एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट को एनकरेज करो और रिट्रेन करो इंपोर्ट को, जिससे आप क्या सकते हैं सोसाइटी आगे बढ़ सकते हैं। ये मर्केंटलिज्म की पॉलिसी होती थी। Most of the mercantilist policies were the outgrowth of relationship between the government of the nation state and their mercantile class। ये आप कह सकते हैं मर्केंटलिज्म की पॉलिसी है। ये बात करती है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसे कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ जितना हो सकता है और इंपोर्ट को कम करो जितना हो सकता है। अगर आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते चले जाओगे तो कंट्री ज्यादा वेल्दी होती चली जाएगी। तो वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि दूसरी कंट्री भी अगर यही सोचेगी तो वो आपसे इंपोर्ट क्यों करेगी, तो आपका भी एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो ऐसे तो सब कुछ रुक जाएगा। तो इस पॉलिसी को आप कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। In common parlance, political economy may simply refer to the advice given by economists to the government। आप कह सकते हैं ये और डेफिनेशन आ गई पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की। जब एक इकोनॉमिस्ट आप कह सकते गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस करता है तो उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। और पब्लिक और जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी और ऑन स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स प्रपोजल डेवलप्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट, दोनों चीजें हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, तो पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस आर्ग्यूमेंट, तीनों चीजें मिलकर पॉलिटिकल इकोनॉमी बनते हैं। देखो अभी तक हमने अप्रोच नहीं पढ़ी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि क्या होती है, अभी हम सिर्फ वर्ड को ही समझ रहे हैं। बोथ पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स डिटरमाइन इकोनॉमिक आउटकम्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन पॉलिटिकल आउटकम्स। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये कहा जाता है कि अगर पॉलिटी में कोई चेंज आएगा तो वो चेंज हमारी इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करेगा, और इकोनॉमी में कोई चेंज आएगा तो वो हमारी पॉलिटी को चेंज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच होती है मेनली। अभी कैसे हम समझ लेते हैं। मान लो आप कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी 1991 में इकोनॉमी हमारी नीचे की तरफ जा रही थी। ये एक आप कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक चेंज था हमारे देश में। लेकिन इस इकोनॉमिक चेंज ने क्या कर दिया, जो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच थी सोशलिज्म वाली उसे हटा के उसकी जगह पे हमें एक कैपिटलिस्ट स्टेट बना दिया। देखो इस इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमारी पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, है ना। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से टाइम टू टाइम हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन भी चेंज होती है। ठीक है, एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करती है, दोनों एक दूसरे को डिटरमाइन करते हैं। दिस अप्रोच एक्सप्लेन्स देयर रिलेशनशिप। तो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच दोनों के रिलेशनशिप को ही एक्सप्लेन करती है। फ्रॉम एन एकेडमिक स्टैंड पॉइंट द टर्म में रेफरेंस टू मार्क्सियन इकोनॉमिक्स अप्लाइड पब्लिक चॉइस अप्रोचेज इमेंटिंग फ्रॉम द शिकागो स्कूल एंड वर्जीनिया स्कूल। ये अभी आगे आएंगे। A rapidly growing mainstream literature from 1970s has expanded beyond the model of economic policy in which planners maximize utility of a representative individual toward examining how political forces affect the choice of economic policy, especially as a distributional conflict and the political institution. Okay. तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बातें हो रही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम कौन कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है विच स्टडीज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के एंड इकोनॉमिक मॉडल्स के ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं कि आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बोथ इन प्रैक्टिकल टर्म्स एज मॉरल फिलोसफी। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो इकोनॉमी अप्रोच है हैज बीन ट्रेस्ड टू ग्रीक फिलोसोफर्स। आप कह सकते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटल के आप कह सकते हैं कि आइडियाज है उसमें भी हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच दिखती है, एज वेल एज टू द स्कोलिस्टिक्स
एंड दोज हु प्रोमोलगेटेड अ फिलोसफी बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल लॉ की बात करते हैं, चाहे होब्स लोग या प्लेटो और अरिस्टोटल हैं, सभी के आइडियाज में हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच दिखती है। अ क्रिटिकल डेवलपमेंट इन द इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज द प्रोमिनेंस इन 16th to 18th century of the mercantilist school which called for a strong role of the state in economic regulation। आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जब स्टार्ट हुई मर्केंटलिज्म के थ्रू, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि क्या बातें होती थी कि स्टेट का स्ट्रॉन्ग रोल होना चाहिए, स्टेट रेगुलेट करे सारी चीजों को। ठीक है, ये पहली चीज है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। आगे क्या आया? थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इन द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी में आए, हाईलाइटेड द रोल ऑफ इंडिविजुअल, इन्होंने इंडिविजुअल के रोल को हाईलाइट किया, ओवर दैट ऑफ द स्टेट, इन्होंने कहा कि स्टेट की जगह इंडिविजुअल का रोल होना ज्यादा जरूरी है। एंड जनरली अटैक्ड मर्केंटलिज्म, तो इन्होंने मर्केंटलिज्म को अटैक किया और इन्होंने कहा कि स्टेट नहीं, इंडिविजुअल का रोल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में दूसरी चीज हमें दिखी है। इंडिविजुअल्स इंटेंड टू एडवांस ओनली देयर ओन वेलफेयर, अपने वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। स्मिथ प्रोक्लेम्ड बट इन सो डूइंग, आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने ही, आप कह सकते हैं कि अपने ही, हम कहेंगे कि इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा करते हुए दे ऑल्सो एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज इफ दे वर गाइडेड बाय एन इनविजिबल हैंड। ये कहते हैं, मैं आपको सारा एक बार बता देता हूं। तो ये मर्केंटलिज्म है सबसे पहले, जो कहता है कि स्टेट का रोल होना चाहिए, और स्टेट का रोल किसके पक्ष में? जो अमीर है उसे और अमीर बनाने में हेल्प करे। जो ड्यूक काउंट्स हैं, जो पोप है, जो होली एम्परर, चर्च से जुड़े हुए लोग हैं जो पहले से अमीर है, स्टेट उनके लिए काम करेगा सिर्फ। ये मर्केंटलिज्म है। ठीक है, अगर वो अमीर है तो स्टेट अमीर है, क्योंकि ऐसे होता है, ये मर्केंटलिज्म है। उसके बाद एडम स्मिथ है, वो क्या कहता है कि नहीं, इंडिविजुअल को खुद से चलना चाहिए, स्टेट का रेगुलेशन कम होना चाहिए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये बातें होने लगी, इंसान तो अपने ही लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम कौन करेगा? जो मर्केंटलिज्म है कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, कैपिटलिज्म मर्केंटलिज्म के बाद आया और कैपिटलिज्म मर्केंटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। तो इसके बाद ये बातें होने लगी कि आप तो कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहे हो, इंडिविजुअल तो अपने ही लिए काम करे। वो कहते हैं नहीं, एक आप कह सकते हैं इनविजिबल हैंड होता है। उन्होंने कहा था कि जब एक इंसान अमीर होता है अगर बहुत ज्यादा, तो वो दूसरे लोगों को भी आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, तो दूसरे भी लोग उसके साथ अमीर होते चले जाते हैं। एक इनविजिबल हैंड होता है, तो ये उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि मार्क्स आते हैं बाद, तो वो इसे भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की एक आप कह सकते हैं टाइमलाइन है। Arguments such as these gave credence to individual-centered analysis and policies to counter the state-centered theories of the mercantilist। जो state-centered theory थी mercantilist की, उसे ये criticize करते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हों। तो वो हमें बस बेसिक चीज़ें यही याद रखनी है कि मर्केंटलिज्म क्या कहता है। सारा आप कह सकते हैं कि जो मर्केंटलिज्म में सारा जो ट्रेड है स्टेट के हाथ में होगा। स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि इंपोर्ट को आप कह सकते हैं कि रोके और एक्सपोर्ट को बढ़ाए, और स्टेट कोशिश करता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसी को बढ़ाता चला जाए, उसकी हेल्प करता चला जाए, जो अमीर है उसको और अमीर करता चला जाए। ठीक है, आम लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता, हर एक बंदे के बारे में नहीं सोचा जाता मर्केंटलिज्म में। तो ये कैपिटलिज्म से अलग है। कैपिटलिज्म बात करता है कि नहीं, स्टेट का कोई हाथ भी नहीं होगा किसी भी चीज में, लेकिन मर्केंटलिज्म में सारी चीजें स्टेट के हाथ में होती थी। ओके, नेक्स्ट है इन द 19th सेंचुरी। अभी आप कह सकते हैं कि 16th to 18th सेंचुरी तक मर्केंटलिज्म, फिर 18th सेंचुरी में हमारे पास कैपिटलिज्म एडम स्मिथ का, फिर 19th सेंचुरी में इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो फर्दर एडवांस्ड स्मिथ्स फिलोसफी, स्मिथ की फिलोसफी को और एडवांस करते हैं रिकार्डो 19th सेंचुरी में। His work with reference to comparative advantage which postulated that state should produce and export। इन्होंने कहा कि स्टेट को प्रोड्यूस भी करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, only those goods that they can generate at a lower cost। ये भी अभी क्या पॉलिसी है मैं आपको बताऊंगा। Then other nations and import those goods that other countries can produce more effectively, eulogized the benefits of free trade and was essential undermining British mercantilism।
तो अभी ये क्या चीज है कि ब्रिटिश मर्केंटलिज्म कैसे खत्म हो सकता है, डेविड रिकार्डो कह रहे हैं। अभी इसे समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। तो इससे हम देखो एक एग्जाम्पल के साथ ही समझ सकते हैं, और चीजें आप कह सकते हैं कि हम इतना चीज नहीं समझ सकते। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो मान लीजिए यहाँ पे एक देश है इंडिया, ठीक है। इंडिया आप कह सकते हैं कि इंडिया है जो वो उगाता है या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंडिया में पैदा होते हैं बहुत ज्यादा एप्पल, ठीक है। एप्पल भी छोड़िए, हम बात करेंगे इंडिया में मोबाइल फोन्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया में अगर आप कह सकते हैं कि एक मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करना है, तो इंडिया में आप कह सकते हैं कि इसके लिए कॉस्ट आती है 1000 रुपीज, ठीक है। इंडिया में ये आती है। अभी बात करेंगे दूसरी साइड पे, हमारे पास मान लो दूसरा देश है, वो आप कह सकते हैं कि चाइना है, ठीक है। चाइना में सेम फोन को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, सेम फोन सब कुछ सेम है, तो वहां पे कॉस्ट आएगी जी 600, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इंडिया में ही अगर आपको एक लैपटॉप को असेंबल करना है, अगर आपको एक लैपटॉप को असेंबल करना है, तो उसका कॉस्ट आता है हमारे यहां पे इंडिया में 5000, ठीक है, 5000। और सेम लैपटॉप को अगर आप चाइना में असेंबल करते हो, तो सारी चीजें मिला मिला के तो उसका कॉस्ट आता है जी आपको 8000, ठीक है। तो ये है अभी एक बेसिक आप कह सकते हैं कि सिचुएशन है हमारे सामने। तो अभी इसमें हम कैसे रिकार्डो की थ्योरी को अभी कैसे अप्लाई करेंगे। तो रिकार्डो कहते हैं कि अगर इंडिया में मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करने का 1000 रुपये कॉस्ट आ रहा है और चाइना में ये 600 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अगर इसे प्रोड्यूस करेगा, चाइना भी प्रोड्यूस करेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया से तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंडिया का महंगा होगा, जाहिर सी बात है, और चाइना का सस्ता होगा। तो होना क्या चाहिए, इंडिया को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से। तो ये जो आप कह सकते हैं कि 600 है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा था ना उसका आप कह सकते हैं कॉस्ट, तो अगर आप कह सकते हैं कि ये 600 है, और मार्केट का थोड़ा कंपटीशन करने के बजाय सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर ये आप कह सकते हैं कि 1000 या 1200 का मोबाइल बेचते थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो और सस्ता हो जाएगा लोगों के लिए, 1000 तक पहुंच जाएगा, और इनका आप कह सकते हैं कि वो भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को ये चीज करनी बंद कर देनी है, ठीक है। इंडिया का लॉस्ट कम हो जाएगा, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा यूनिट्स होंगी ना बनाने के लिए, क्योंकि सारे इन्हीं से खरीदेंगे। तो ये चीज हो गई। ऑन द अदर हैंड इंडिया 5000 का लैपटॉप असेंबल करते हैं, ये 8000 का, तो चाइना को असेंबल लैपटॉप करना बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से, ये सिर्फ इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया सस्ता करता है। तो इससे इंडिया का आप क्या कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं चाइना का जो नुकसान हो रहा था वो कम हो जाएगा, इंडिया का फायदा बढ़ जाएगा, और दोनों देश आप कह सकते हैं कि अपने अपने हिसाब से बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में चीजें सस्ती भी होंगी, लेकिन दोनों को फायदा भी हो रहा होगा। तो ये है आप कह सकते हैं कि ये रिकार्डो की थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि जिसके बारे में वो बात करते हैं, ओके। उसके बाद है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड के दौरान यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद ऑफ जर्मी बेंथम, जेम्स मिल एंड मिल्स सन स्टुअर्ट मिल्स यूनाइटेड टुगेदर इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी की बातें करने लगे। तो स्मिथ का कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सेंटर्ड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ये नहीं कि उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। द जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कौन, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट ने क्या किया, डेवलप अ मोर सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ मर्केंटलिज्म एंड कंट्रास्टेड हिज नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विद स्मिथ्स कॉस्मोपॉलिटिकल सिस्टम, which treated issues
which treated issues as if national borders and interest did not exist। तो ये अभी हमें नहीं बात करनी, हमें इतना पता होना चाहिए इसमें से सिर्फ एसेंस लो कि स्मिथ की थ्योरी, स्मिथ ने फ्रेंच फिजियोक्रेट्स को क्रिटिसाइज किया, स्मिथ को क्रिटिसाइज करने वाले आगे आते रहे लोग। इसी तरीके से मार्क्स की थ्योरी आएगी, स्मिथ की थ्योरी है, रिकार्डो उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे स्मिथ को। बस आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक चीजें। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम स्मिथ से आगे बढ़ जाते हैं। तो इन द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है? मिड 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1800 तो हो गया 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के बाद। तो मिड 19th सेंचुरी में कम्युनिस्ट हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स प्रपोज्ड अ क्लास बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक नया एनालिसिस मैं दे रहा हूं, क्लास बेस्ड। डेट कंक्लूडेड इन हिज ह्यूज ट्रीटाइज दास कैपिटल। ठीक है, द 5 वॉल्यूम ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन 1867। 5 वॉल्यूम वाली बुक है, पहले पब्लिश हुई दास कैपिटल 1867 में। यहां से हमें उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच मिलती है। क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन, इंडिविजुअल आर द की, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं क्लासिकल अप्रोच कैसे देखती है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक डायमेंशन में ये बात करते हैं जो क्लासिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है। इंडिविजुअल आर द की इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन द इकोनॉमी सोसाइटी, दे शुड बी फ्री इन मार्केट, फ्री बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इज सेल्फ इंटरेस्टेड। ये आपको बताऊं कि जो क्लासिकल अप्रोच है ना, ये एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की अप्रोच को कहा जाता है। ये क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की अप्रोचेस को। तो इन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो मार्केट में, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को समझता है। बिकॉज ऑफ देयर नेचर मार्केट शुड बी फ्री एंड ओपन। वो खुद के इंटरेस्ट को समझता है, वो एक रैशनल बीइंग है, तो मार्केट ओपन होनी चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा स्टेट का। मार्केट विल बी रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई रूल। मार्केट क्या होती है? सेल्फ रेगुलेटरी होती है, मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ मॉडल विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, पुअर एंड रिच। अमीर हो गरीब हो सबके लिए फायदेमंद रहेगा। हम तो देखते हैं कि सिर्फ अमीरों के लिए फायदेमंद होता है, ऐसा नहीं है। एक आप कह सकते हैं इनविजिबल हैंड है एडम स्मिथ जिसकी बात करते हैं, वो सभी को फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। इन स्टार्टिंग इट कैन बी बेनिफिशियल, स्टार्टिंग में ये बेनिफिशियल होगा फॉर वन क्लास, बट इन लॉन्ग रन इट विल ब्रिंग बेनिफिट्स फॉर ऑल, क्योंकि इनविजिबल हैंड का उन्होंने बात की। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का? तो फॉर दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक मॉडल वी नीड लेजीज फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी और मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होगी? स्टेट क्या होगा? पुलिस स्टेट। लेजीज फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। लेजीज फेयर का मतलब होता है कि मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी है, स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या है? इन क्रिटिक्स ऑफ कैपिटल, क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करता है, और जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल मॉडल डेट वर्क्स फॉर कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या थी? क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच देख रहे हैं, तो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में सबसे पहले एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो की बातें आ गई, उनका पॉलिटिकल और हमने इकोनॉमिक डायमेंशन देख लिया। अभी मार्क्स का अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच में, वो बात क्या कर रहे हैं कि जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ये है जी कि ये जो कैपिटलिस्ट है यही पावर में रहते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल है और सभी लोग हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, और इकोनॉमी में भी यही बने रहते हैं और हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये बातें आपको पता ही है। तो ये बात करते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक्सप्लॉइट करता है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हो। ओके, नेक्स्ट है जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो एग्जामिन करती है द इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट एंड मार्केट एंड सोसाइटी, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बहुत इंपीरिकल एंड नॉर्मेटिव होती है ये अप्रोच। इट एम्प्लॉयज मॉडर्न एनालिटिकल टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज इन इट्स स्टडीज। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट हैं वो कैसे इसे स्टडी करते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट एनालाइज individual behavior and even the policies of states in terms of maximizing benefits and minimizing cost, and public choice theorists focus on how policy choices are formed or controlled by incentives। तो आप कह सकते हैं कि जो रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट है वो रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट इस तरीके से देखते हैं कि इंडिविजुअल किस तरीके से आप कह सकते हैं कि
अपने बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के थ्रू पॉलिसीज बनाता है और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। ओके, ओके। उसके बाद है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, ठीक है, encompassing approaches to the actions of various players in the United States. These approaches are related to the General International Organization. तो आपने ये याद रखना है कि आप कह सकते हैं जो हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच देख रहे हैं वो यहीं तक है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच यहीं तक थी।